दोस्तों, आज हम जिस मर्डर मिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं वो है मैडलिन वेब की। मैडलिन वेब की पैदाइश होती है 3 जून 1912 में अमेरिका की एक स्टेट ओक्लाहोमा के स्टिल वाटर नाम के इलाके में। मैडलिन अपने माँ बाप विलियम और वीरा की इकलौती औलाद थी। मैडलिन एक पढ़ने में काफ़ी होशियार, खूबसूरत, लेकिन एक बहुत ज़िद्दी लड़की थी। अपने बाप के प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया था, लेकिन उसकी एक्टिंग स्किल्स काफ़ी ठीक ठाक थी। वो ग्ली क्लब नाम के ग्रुप के साथ एक्टिंग करती थी। उसके स्कूल के टीचर लोग उसकी एक्टिंग की तारीफ़ करते, उसका हौसला अफजाई करते। इससे मैडलिन की एक्टर बनने की जो चाहत है वो थोड़ी और ज़्यादा मजबूत हुई। धीरे धीरे वक्त बीतता है। जब मैडलिन 18 साल की होती है तभी सन 1930 में उसके पिता की मौत हो जाती है। 1933 में मैडलिन अपनी ग्रेजुएशन पूरी करती है, जिस वक्त उसकी उम्र 21 साल होती है। और 21 साल की ही उम्र में मैडलिन अपने एक दोस्त एडी रॉय किंग उससे शादी कर लेती है, और वो भी अपनी माँ के खिलाफ जाकर। लेकिन 1 साल बाद ही उसका तलाक हो जाता है। अब चूंकि मैडलिन की शुरू से चाहत थी एक एक्टर बनने की, एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाने की, हॉलीवुड की चकाचौंध भरी लाइफ को वो भी जीना चाहती थी। हॉलीवुड की चकाचौंध भरी लाइफ को वो भी जीना चाहती थी, तो वो अपनी माँ के सामने इस बात को रखती है। जब उसकी माँ सब सुनती है तो वो साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसी लड़कियों को देखा था जो हॉलीवुड में स्टार बनने तो गई, लेकिन या तो हार कर घर आ गई या फिर मजबूरी में वेश्यावृत्ति के धंधे में उतर गई, लेकिन सक्सेस किसी के हाथ नहीं आई। इसलिए मैडलिन की माँ चाहती थी कि वो स्टिल वाटर के इस छोटे से कस्बे में ही रहे, लेकिन मैडलिन अपना मन बना चुकी थी, वो किसी की नहीं मानने वाली थी। तो सन 1936 की बात है। मैडलिन हॉलीवुड के लिए निकल पड़ती है अपने सपने पूरे करने के लिए। अब उसके ये सपने किस तरह पूरे होते हैं भी या नहीं, आइए सुनते हैं। तो मैडलिन जब हॉलीवुड की दुनिया को देखती है तो वो पाती है कि यहाँ हर लड़की उसके ही जैसी खूबसूरत है, इवन उससे ज़्यादा खूबसूरत है, उससे कहीं बेहतर एक्टिंग करना जानती है, और इन्हें कंपटीशन देना मुश्किल होगा। लेकिन मैडलिन मेहनत करती है। शुरू में उसे मॉडलिंग का ठीक ठाक काम मिल जाता है, लेकिन 3 साल हो जाते हैं। मैडलिन को अब तक कोई बड़ा ब्रेक या कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो तंग आकर मैडलिन तय करती है कि वो न्यूयॉर्क जाएगी और वहाँ पर अपने लिए कोई ढंग का काम तलाशेगी। न्यूयॉर्क में वो थिएटर के काम के लिए जद्दोजहद करती है, लेकिन यहाँ पर भी कई सारी लड़कियाँ थी जो उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड थी, और मैडलिन के लिए इनके बीच भी अपनी जगह बनाना मुश्किल था। तो वो अपना गुजारा चलाने के लिए वेट्रेस का काम करने लगती है एक होटल में। मैडलिन की ज़िंदगी अब धीरे धीरे ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। वो 30 साल की हो चुकी थी। कई बार सोचती थी कि काश वो अपने कस्बे स्टिल वाटर में ही होती तो बेहतर होता। वहाँ उसकी ज़्यादा इज्जत होती, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता, और कम से कम वहाँ पर उसकी यहाँ से बेहतर ज़िंदगी होती। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखना भी उसे समझदारी नहीं लगती। तो मैडलिन लगी रही अपने इसी काम में। सन 1942 आता है। मैडलिन की मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम होता है एलाई शोनब्रन। एलाई शोनब्रन की कहानी ये कि उसके भी एक अरमान मैडलिन की तरह थे। वो भी एक बैंड के लिए गाना चाहता था और एक स्टार बनना चाहता, लेकिन उसका बैंड ज़्यादा चल नहीं पाया और क्लब बंद हो गया। उसके बाद वो अपने चाचा के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लग गया, जो कि चुराई हुई ज्वेलरी का काम करते थे। अब चूंकि उसके चाचा और एलाई इस बिजनेस की आड़ में इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते थे, तो एक दिन पुलिस इन्हें पकड़ लेती है, और इस वजह से एलाई की पत्नी उसे तलाक भी दे देती है। एलाई फिर से बैंड में काम करने के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता, और ऐसे हालात में ये मिलता है मैडलिन से। अब बात करते हैं मैडलिन और एलाई की कहानी की। मैडलिन और एलाई दोनों फाइनेंशियली खाली थे। पैसे इन दोनों के पास थे नहीं। दोनों सस्ती होटलों में रुकते, एक दूसरी होटल में स्विच करते रहते, लेकिन पैसा कहीं नहीं देते, और हर होटल में नाम कुछ और लिखवाते, यानी फर्जी नाम से रुकते। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा। दोनों छोटा मोटा काम कर लेते और जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। लेकिन चूंकि 1942 का वक्त था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से ही चल चुका था, और इस वक्त तक अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद चुका था, और ये वक्त अमेरिका के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। लोगों के पास पैसे नहीं थे,
खर्च करने के लिए लोग कतरा रहे थे, बिजनेस बंद हो रहे थे। नतीजतन मैडलिन और एलाई को भी काम के लाले पड़ रहे थे। फाका कशी के दिन आ गए थे तो कोई पैसा नहीं था, कोई रुकने की जगह नहीं थी और मजबूरन एलाई तय करता है कि वो वापस से क्राइम का रास्ता अपनाएगा। इस वक्त वो एक होटल सटन में रुके हुए थे, मिस्टर और मिसेस लियोपोल्ड के नाम से। मैडलिन और एलाई एक दूसरे के यहाँ पर मैडलिन और एलाई एक दूसरे से यहाँ पर शादी करते हैं और अब एलाई मैडलिन को सब जगह अपनी पत्नी बताने लगता। एलाई का एक दोस्त था जॉन कुलन के नाम से। वो भी बार और क्लब्स में छोटा मोटा काम करता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से चूंकि बार्स और क्लब का सारा धंधा ठप पड़ चुका था तो वो भी बेरोजगार हो गया था और ये भी एलाई की तरह छोटा मोटा क्राइम करने की सोच रहा था। तो दोनों मिलकर सोचते हैं कि कुछ प्लान बनाया जाए लूटपाट का और किसी अमीर शख्स को लूटा जाए। एलाई को याद आता है कि मैडलिन की एक 52 साल की दोस्त है जो कि एक थिएटर की मालकिन है जिसका नाम सुसन राइक है। वो पोलैंड के एक बहुत अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत अमीर उद्योगपति की बेटी है। तो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं उसे लूटने का। तारीख 21 मार्च 1942 शनिवार का दिन सुसन राइक के घर पर एक फ़ोन जाता है। फ़ोन उठाती है सुसन राइक की आंट एलाइजा। फ़ोन पर दूसरी तरफ से एक औरत बोलती है कि मैं मैडलिन बोल रही हूँ, मैं सुसन के साथ थिएटर का काम करती हूँ, मेरी हाल ही में शादी हुई है और मैं एक छोटी सी पार्टी देकर सबको अपने हस्बैंड से मिलवाना चाहती हूँ और उम्मीद है कि सुसन राइक मैं जहाँ पर रुकती हूँ वहाँ पर आएगी होटल सटन में और मैं उन्हें इनवाइट करना चाहती हूँ। और कहती है कि ये मैसेज आप सुसन राइक को भेज दें। आंट एलिजा सुसन राइक को ये मैसेज भेजती है। सुसन होटल सटन में जाती है पार्टी अटेंड करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद वो वापस कभी नहीं लौटती। जब 2 दिन तक वो अपने घर को नहीं लौटती तो उसका जो पति और उसकी आंट, उनको चिंता होती है। दोनों पुलिस के पास जाते हैं और एक मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और आंट के बयान के मुताबिक दोनों होटल सटन जाते हैं पुलिस को लेकर। जब ये लोग पहुंचते हैं होटल को तो देखते हैं कि सुसन राइक, जो कि यूरोप में चल रहे विश्व युद्ध से बचने के लिए अमेरिका आई थी, उसको अमेरिका की एक होटल में कत्ल कर दिया गया है। उसके हाथ बंधे हुए हैं, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है, गले में कॉलर डाली हुई है जिससे उसका गला घोंटा गया था और उसके हाथ से डायमंड की अंगूठी और एक बेहद महंगी घड़ी दोनों गायब है। इस केस की छानबीन कर रहा था पुलिस इंस्पेक्टर थॉमस टोनी और उसको ये पता करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि ये मिस्टर लियोपोल्ड कौन है। उसको नाम पता चलता है एलाई शोनब्रन और उसके साथ ये भी पता चलता है कि एलाई के अंकल भी ज्वेलरी का काम करते हैं और चुराई हुई ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। तो थॉमस पहुंचता है एलाई के अंकल मोरे हर्शल के पास और पूछताछ करता है। पूछताछ में मोरे हर्शल कहता है कि कुछ दिन से ये लोग एक रोबरी की बात तो कर रहे थे और पुलिस के जोर देने पर अंकल मैडलिन की आइडेंटिटी भी, और कुछ जोर देने के बाद अंकल जो है वो मैडलिन की आइडेंटिटी भी पुलिस को बता देता है। अब चूंकि एलाई पहले भी पुलिस हिरासत में जा चुका था और पुलिस रिकॉर्ड से एलाई की फ़ोटो भी मिल चुकी थी और मॉडलिंग एजेंसी से मैडलिन की फ़ोटो निकाली जाती है और दोनों के फ़ोटो को होटल वालों को दिखाया जाता है। तो होटल वाले उन्हें पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो मिस्टर एंड मिसेस लियोपोल्ड के नाम से इस होटल में रुके हुए थे। आगे रास्ता साफ था। अब पुलिस इन दोनों की छानबीन करती है और जल्द ही जॉन कलन, एलाई और मैडलिन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैडलिन से पूछताछ करने पर वो कहती है कि उसको कभी इस बात की भनक नहीं थी कि ये लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं और उसकी इसमें कोई मिलीभगत नहीं है, और यहाँ तक कि उसे तो ये भी पता नहीं था कि एलाई चोरी और लूटपाट का काम करता है और पहले से भी करता आ रहा है। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और तीनों पर मर्डर का चार्ज लगता है और ट्रायल शुरू होता है। मैडलिन एक खूबसूरत औरत जिस पर एक मर्डर का चार्ज लगा, न्यूज़पेपर के लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी। कई अखबार बिके, मैडलिन को खूब पब्लिसिटी मिली, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से उसने चाहा था। लेकिन अखबार और न्यूज़ वालों के धंधे चल पड़े थे। खैर ट्रायल पर आते हैं। अब ट्रायल शुरू होता है तो मैडलिन साफ साफ कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और एलाई और जॉन भी यही कहते हैं। लेकिन एलाई के अंकल ने कोर्ट से कहा कि
कि जो फ़ोन कॉल सुजैन की आंट एलाइजा को आया था वो किसका था। तो अब सीन में आती है आंट एलाइजा और मेडलिन को आमने सामने लाया जाता है। और अब एलाइजा आवाज़ सुनती है मेडलिन की, तो वो कंफर्म करती है कि ये आवाज़ और उस दिन फ़ोन पर आने वाली आवाज़ एक ही थी। लेकिन एलाई और जॉन भी इस चीज़ को इनकार करते रहे। एलाई का तो यहाँ तक कहना था कि ये आवाज़ उसके अंकल मरे हर्षल की है, क्योंकि वो औरतों की आवाज़ बहुत अच्छे से निकाल सकता है। एलाई कहता है कि जिस वक्त ये क्राइम हुआ उस वक्त उसने मेडलिन को शॉपिंग के लिए बाहर भेज दिया था, और यहाँ तक कि जॉन कुलन भी वहाँ नहीं था, सिर्फ वो और अंकल मरे हर्षल वहाँ पर थे। उन दोनों ने सुसैन को लूटा, लेकिन मरे हर्षल जो इसके अंकल हैं वो जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में घबराकर सुसैन का कत्ल कर देते हैं। उसके ऊपर मेडलिन कहती है कि जब वो शॉपिंग करके आई तब उसने देखा कि एलाई होटल के बाहर घूम रहा है, क्योंकि होटल वालों ने पैसा ना होने की वजह से उसे बाहर निकाल दिया है, और फिर वो किसी और होटल में रुकने चले जाते हैं। इस बीच ट्रायल के दौरान मेडलिन प्रोसिक्यूशन के वकील पर चिल्लाते हुए रो पड़ती है, क्योंकि वो उसके सवालों की झड़ी से तंग आ चुकी थी। और ट्रायल के दौरान मेडलिन और एलाई एक दूसरे को बचाने की भरसक कोशिश करते हैं और बढ़ चढ़कर एक दूसरे के सपोर्ट में आते हैं। अब सबकी सफाई और सबूत देख लेने के बाद फैसला कोर्ट के हाथ में था। कोर्ट रूम को कुछ देर के लिए होल्ड पर रखकर जूरी मेंबर कुछ वक्त के लिए बाहर जाते हैं, और काफ़ी देर बाद फैसला आता है। सभी को फैसला सुनाया जाता है, और फैसला ये कि जॉन और एलाई दोनों को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत की सज़ा दी जाएगी, और मेडलिन को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसमें उसके लिए पेरोल नहीं मिलेगी। जॉन और एलाई को सिंग सिंग जेल भेज दिया जाता है, और मेडलिन को एक कारावास में भेज दिया जाता है। 29 अप्रैल को एलाई को मेडलिन का एक इमोशनल लेटर मिलता है। एलाई उसे पढ़ता है और वार्डन को इसे जलाने के लिए कहता है। जॉन और एलाई दोनों को सज़ा दी जाती है, दोनों की मौत हो जाती है। अब मेडलिन जेल में रहती है। शुरू के 2 महीने किसी से बात नहीं करती, अपने में ही सुबकती रहती है, रोती रहती है। लेकिन धीरे धीरे जेल के माहौल में ढलती है। औरतों को पढ़ाती है, चूँकि ये पढ़ी हुई थी, एक्टिंग करवाती है और जेल का माहौल खुशनुमा बनाती है। जेल की सुपरिटेंडेंट लिलियन फिश हायर अथॉरिटीज़ को बताती है कि मेडलिन इस तरह से कुछ अच्छा काम कर रही है। मेडलिन के वकील भी उसकी पैरोल की एप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन कई बार उसकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसके जुर्म की गंभीरता को देखते हुए उसको पैरोल नहीं मिलती। आखिर में 1967 में जाकर लगभग 24 साल बाद उसकी पैरोल मंजूर की जाती है, और वो अपने कस्बे स्टिल वाटर में आ जाती है। यहाँ वो अपनी माँ के साथ रहती है, जिसकी ज़िंदगी की लगभग सारी कमाई मेडलिन की सुनवाई और वकीलों की फ़ीस में जा चुकी थी। मेडलिन अपनी माँ की ज़िंदगी के आखिरी 12 साल उसके साथ बिताती है, और सन 1979 में मेडलिन की माँ की मौत हो जाती है। 4 महीने बाद 67 की उम्र में मेडलिन की भी मौत हो जाती है, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मेडलिन वेब की। मिलते हैं किसी नए दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करते रहें। गुड बाय, शुक्रिया।